So we'll start with next question, question number 52. Two parallel infinite line charges with linear charge densities plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? NEET 2019. Again a simple question. हमारे पास दो लाइन चार्जेस है, एक ये लाइन चार्ज आ गया, एक दूसरा लाइन चार्ज है, which are kept at a distance of 2r. तो दो लाइन चार्जेस में डिस्टेंस है 2r, करेक्ट। एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिवली चार्ज। मतलब यहाँ पे ये जो लैम्डा वन है दिस इज प्लस लैम्डा, और लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाउ मच चार्ज इज देयर पर यूनिट लेंथ, एक मीटर में कितना चार्ज, दैट इज लैम्डा। और इसका जो है ये है माइनस लैम्डा, राइट। अब माइनस सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, माइनस हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले ही देख लेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज था, आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे। और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, मिडवे। मिडवे मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना था, 2r। ये टोटल डिस्टेंस था 2r, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस वाज 2r। तो मिड पॉइंट जो होगा वो कहाँ पे होगा, r पे, तो समवेयर ओवर हियर r। और जो पहला लाइन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे, मतलब डायरेक्टेड अवे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन। सिमिलरली ये सेकेंड लाइन है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टूवर्ड्स, मतलब इस केस में भी डायरेक्शन होगा सेम। क्या होगा, सेम। अगर सेम नहीं होता तो क्या होता, कैंसलेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट विल बी जीरो। तो होगा क्या जीरो यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर, एक बार आपने डायरेक्शन कंसिडर कर लिया तो फिर माइनस नहीं लिखते हम लोग चार्ज में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला अगर याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू lambda by distance r. Electric field at a distance r from a line charge having density lambda is 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by r. ये जनरल फॉर्मूला है। कहाँ से आया, गॉस लॉ से आया। गॉस लॉ याद है, गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन का ये। देन E1 will be 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by r, और A2 will be the same क्योंकि डिस्टेंस मिड पॉइंट का दोनों से है सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाय r। अब बोलोगे माइनस क्यों नहीं लिख रहा, मैंने अभी बता दिया, डायरेक्शन ले लिया ना तो माइनस नहीं लिखते। तो व्हाट इज नेट फील्ड, दोनों का एडिशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट विल बी E1 प्लस E2। इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाय r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाय r, 2 lambda by r। तो 2 times of 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by r, 2 to 4 और ये 4 cancel, तो lambda upon pi epsilon 0 r। तो lambda upon pi epsilon 0 r, lambda upon option number D, lambda upon pi epsilon 0 r Newton per coulomb। Done. Question: 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in following figure. The force experienced by the charge placed at the vertex A in a direction normal to BC is. Simple question है, एक equilateral triangle है of side A और चार्जेस A और C पे है प्लस Q और B पे है माइनस Q। आपको बोला है फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए। ए पे जो चार्ज है इस पे कितना फोर्स इन अ डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्मल टू बीसी, बीसी साइड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स है। तो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, इट इज एक्चुअली जीरो, ऑप्शन नंबर सी। देख के समझ में आना चाहिए। चलो यहीं पे कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग एवरीथिंग अगेन विल डू दिस हियर इटसेल्फ।
सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको, व्हाट यू शुड नो इज फोर्स किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे के सारे साइड सेम है। फोर्स किस पे फाइंड करना है, ए पे। तो पहले तो देखो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी विल बी फ्रॉम सी टू ए। क्यों सी टू ए, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब बेसिकली व्हाट, रिपल्सिव। तो दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। यहां तक क्लियर? एक एक स्टेप फॉलो करोगे तो इट इज वेरी इजी थिंग। देन ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए हाउ डू यू डू कंपोनेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यू मस्ट नो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, नहीं तो और भी इजी। करस्पॉन्डिंग ये 60 है तो ये भी 60 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से 60 आ गया। तो दिस एंगल इज 60। मतलब मैं जो फोर्स है इसके दो टुकड़े, दो कंपोनेंट कर सकता हूँ। तब टुकड़े मतलब कंपोनेंट्स बेसिकली। तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी का cos 60 कंपोनेंट, ये आ जाएगा sin 60 कंपोनेंट। तो बिकॉज दिस इज 60, hence this is also 60. This is force on A due to C cos 60. This is force on A due to C का sin 60. यहाँ तक क्लियर? गुड। तो कंपोनेंट समझ में आए? ये तो हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, लेकिन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बाकी रह गया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एक्चुअली होना चाहिए था बी टू ए, लेकिन अट्रैक्टिव है तो कहां जाएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा। सो दिस इज द फोर्स, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। करेक्ट? राइट? गुड। इफ यू आर नॉट एबल टू सी दिस डायग्राम डजंट मैटर, आई विल रीड्रॉ इट। तो ठीक है, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा देखा जाए, ओनली विथ रेड कलर बेटर। दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, रिपल्सिव, लेकिन चार्ज क्या है, नेगेटिव, और एक क्या है, पॉजिटिव। तो क्या होगा, अट्रैक्टिव। रिमेंबर यहाँ पे कौन था, प्लस क्यू। करेक्ट? इसके भी दो कंपोनेंट्स, हाँ इसके भी दो कंपोनेंट। वापस से वही लॉजिक। अभी देखो ये कौन है, 60, तो ये कौन है, कौन सा थ्योरम, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक कंपोनेंट जाएगा। कौन सा कंपोनेंट आएगा, हाँ हाँ, एफ ए बी क्या, cos 60। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट और आएगा, एफ ए बी cos ऑफ 60। क्लियर? और इसी का एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, एफ ए बी साइन 60। अब एफ ए सी साइन 60 और एफ ए बी साइन 60 दे आर इक्वल एंड अपोजिट। गुड। मैं एक काम करता हूँ, इसको फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ बिकॉज वी हैव लेस स्पेस, सो आई वांट टू राइट हियर दिस इज एफ ए बी साइन 60। राइट? करेक्ट? बट वेट, फोर्स इस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो एफ ए और बी में फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी क्यू इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर। फोर्स बिटवीन ए एंड सी विल बी क्यू इनटू क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, ए अपॉन ए स्क्वायर। मतलब बेसिकली फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी और फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, करेक्ट? और उसमें से अब एफ ए सी, इसको मैं बोल देता हूँ एफ। तो एफ ए सी साइन 60 क्या बन जाएगा, एफ साइन 60। ये क्या बन जाएगा, एफ साइन 60। तो एफ साइन 60 एक ऊपर एक नीचे, करेक्ट? तो दिस इज व्हाट प्रैक्टिस कैन हेल्प यू आउट। एक बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए ना तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया, खत्म। कैसे, देख हम अभी इसको एक काम करेंगे, रिपीट भी कर लेंगे, और ब्रेन मैपिंग कैसे करना होता है क्वेश्चन का वो भी समझ लो। ब्रेन मैपिंग मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन मैपिंग। एनीवेज, हमारे पास
इक्विलैटरल ट्रायंगल था, यस। एक काम करते हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर को थोड़ा एक्सटेंड ही कर लेता हूं मैं, तो दिस इज व्हाट यू हैव। देन हमारे पास 3 वर्टेक्स थे, कौन से 3? ए बी एंड सी। ए पे कौन है? प्लस क्यू, बी पे कौन है? माइनस क्यू, सी पे कौन है? प्लस क्यू। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है बीसी साइड को परपेंडिकुलर फोर्स, नेट फोर्स कितना, किस पे? ए पे। What is the net force on A in a direction perpendicular to BC? BC is base of this triangle, right? So A और C में obviously you have repulsive force because both are positive. So force on A due to C will be from C to A. तो पहला तो यहाँ पे ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए था कि ये जो फोर्स आएगा ये होगा FAC. देन इमीडिएटली आपको ध्यान में आना चाहिए कि मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल होगा 60, क्योंकि ये एंगल और नीचे का एंगल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये क्या है? 60। अगर ये 60 है तो ये कंपोनेंट आ गया FAC, कौन? cos 60, करेक्ट। और ऊपर ये गया FAC, कौन? sin 60। देन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बाकी रह गया। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स बी, क्योंकि ये कौन है? नेगेटिव। अगर ये भी पॉजिटिव होता तो अबे, राइट, फिर जीरो नहीं होता, तो क्योंकि वो फोर्स वहां पे है तो ये कंपोनेंट भी ऊपर है, तो वो होगा 2f sin 60। sin 60 √3/2 मतलब √3f। √3f, f is 1/4π0 q²/a²। और देना चाहिए था, नहीं दिया। they should have given you such option also, but anyways, तो then good। ये कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब इसके भी 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे और एक कंपोनेंट आएगा नीचे। ये कंपोनेंट है FAB sin 60 और वहां पे कंपोनेंट था FAB cos 60। Good. Then FAC sin 60 और FAB sin 60 they are equal in magnitude, opposite in direction, hence cancel out। पर equal in magnitude हुए कैसे? क्योंकि force on A due to C और force on A due to B, इन दोनों का magnitude अगर देखोगे तो magnitude आएगा सेम, और वो कितना आएगा? कितना आएगा? K, मतलब 1/4π0 q²/a²। r मतलब a है यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसल आउट। देयरफॉर FAC sin 60 and FAB sin 60 cancel out। So what is the net force on A in the direction perpendicular to BC? 0, right? लेकिन टोटल फोर्स 0 नहीं है क्योंकि ये है ना, इन दोनों का एडिशन भी करना पड़ेगा, पर वो पूछा नहीं है। अगर पूछा होता तो FAB और FAC सेम है। F cos 60, what is cos 60? Half f/2 plus f/2 f, what is f? 1/4π0 q²/a²। 1/4π0 q²/a²। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? A। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का कुछ नहीं था, ओनली डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। और डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस तो जस्ट दिस थिंग इज, ये एक फोर्स उसका एक कंपोनेंट है, दूसरा ऊपर, ये दूसरा फोर्स उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, कैंसिल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोक। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस associated with an electric field which is increasing in magnitude along x direction r। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होता है। याद है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉइंट चार्ज भी हमने ड्रॉ किया था, इफ यू रिमेंबर। तो वी हैव शोन अ पॉइंट चार्ज और हमने बोला था कि एट अ गिवन डिस्टेंस हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना मतलब पोटेंशियल सेम होना, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 q/r। मतलब एक चार्ज से
एक गिवन डिस्टेंस पे हर डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, सेम। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा 1/4 पाई x0 q by r, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा 1/4 पाई x0 q by r, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा सेम। तो ये सारे के सारे स्फीयर पे, पूरे के पूरे स्फीयर पे पोटेंशियल क्या होगा सेम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, स्फीयर, राइट। और आपको पता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। अब इमेजिन इमेजिन हमको बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, x, करेक्ट, राइट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर सपोज ये चार्ज इन्फिनिट डिस्टेंस पे होता, इन्फिनिट डिस्टेंस पे, तो नहीं जीरो नहीं होगा, इन्फिनिट डिस्टेंस पे अगर होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक बहुत छोटा सा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और बहुत छोटा सा पार्ट जो होता है वो होता है प्लेन। क्या होता है वो, प्लेन। अब मुझे बताओ एक्स एक्सिस को कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर होता है, प्लेन, प्लेन वाई जेड प्लेन। प्लेन 2 डायमेंशनल होता है, एक्स एक्सिस को वाई जेड प्लेन परपेंडिकुलर होता है, वाई एक्सिस को एक्स जेड प्लेन परपेंडिकुलर होता है, जेड एक्सिस को एक्स वाई परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, electric field is always perpendicular to equipotential surface, electric field is always perpendicular to equipotential surface। तो logically speaking अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में है, x, तो x डायरेक्शन को परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है, y z। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है तो फिर उसको परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है, x z। हमारे पास क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग x, तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कहाँ पे, वाई जेड। तो क्या आएगा, वाई जेड, ऑप्शन नंबर ए। तो नथिंग टू सॉल्व, खत्म, लॉजिकल क्वेश्चन था, डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, so this is the answer to this। a proton is 1840 times heavier than electron। तो अच्छा है बता दिया, उसका यूज तो नहीं है लेकिन आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गया। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यार रट लेना, सिस्टम में फिट कर लो, कितना ज्यादा है मास, 1840। when it is accelerated by a potential difference of 1 kilovolt, 1 kV मतलब 1 kilovolt, its kinetic energy will be equal to, सिंपल। अगर आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऐसे डिफाइन किया है और आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर आपको याद है, द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt is called as 1 electron volt। मतलब बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था जो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब एनर्जी कितना है, जीरो। कौन सा जीरो है, काइनेटिक एनर्जी, राइट। हमने जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन को, जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस में रखा, क्या होगा, इट विल स्टार्ट मूविंग, इस पे वर्क होगा एंड दैट वर्क डन अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन किस पे था, रेस्ट पे, हमने किस में रख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस में रखा तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट, मतलब इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, बिकॉज ऑफ द फोर्स। व्हाट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन, इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन हुआ तो इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, मूव हुआ तो क्या गेन किया, काइनेटिक एनर्जी। बट वर्क डन का फॉर्मूला याद है आपको, क्यूबी, राइट। तो सेम अभी इलेक्ट्रॉन की जगह पे अगर प्रोटॉन भी होगा तो क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। प्रोटॉन पे भी क्या होगा, वर्क होगा और वर्क विल अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी बिकॉज वर्क इज एनर्जी व्हिच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो वर्क हुआ वो कहाँ गया, इट अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी। तो Q into V, करेक्ट, राइट। व्हाट इज V, हाँ लेकिन व्हाट इज V, 1 kilovolt, what is 1 kilovolt, 1000 ना, 10⁻3। what is Q, E, क्योंकि चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज सेम, सिर्फ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये वोल्टेज कितना था, 10⁻3 वोल्ट, 10⁻3 वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, हो गया सॉल्व, कितना आएगा, 10⁻3 eV हो गया। व्हाट इज डिफिकल्ट हियर, 10⁻3 eV।
आइए आंसर ऑप्शन सी 1 केवी। क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, again a very simple question, but ठीक है, you must know how to solve this question. Shown below is a distribution. किसका distribution? Distribution of charge. तो shown below is distribution of charges. ठीक है, तो there are three charges, Q, Q and Q. The flux of electric field due to these charge through surface S is. What is Gauss law? Flux, total flux is charge enclosed upon, अभी जो सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज है, Q और Q कितना, और तो कितना 2Q अपॉन, तो तीसरा क्यों दिया है, कंफ्यूज करने के लिए। तीसरा एनक्लोज है क्या, नहीं, तो लेंगे क्या, नहीं, डन, देयर इज नथिंग टू सॉल्व हियर। गुड। क्वेश्चन नंबर 16, ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग टू सॉल्व, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम सॉल्विंग। तो ऐसा करता तो कितना, ऐसा करता तो करेक्ट, और सरफेस इधर दिखाता तो चारों ऑप्शन आ गए, ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 microfarad capacitor in a, you know what is this, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, डी, व्हाट डी, डी फाइब्रिलेटर, you know what is this। किसी को जब हार्ट स्ट्रोक आता है तो प्रेस जैसा दो लाते हैं एंड देन क्या करते हैं, शॉक देते हैं। शॉक मतलब बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग इम्पल्स, मतलब एनर्जी, पावर, दे आर गिविंग पावर टू द हार्ट सो दैट इट स्टार्ट्स पंपिंग अगेन। इज चार्ज टू 3000 वोल्ट। तो जो मशीन है उसमें कितना कैपेसिटर है, 40 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज कितना है, 3000 वोल्ट। इमीडिएटली यू शुड स्ट्राइक, C दिया है, V दिया है, हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी मिल गया। The energy stored in the capacitor is sent through the patient during a pulse of duration 2 milliseconds. Power delivered. What is power? Energy upon time. Energy तो अभी फाइंड किया आपने, हाफ CV स्क्वायर, टाइम कितना है 2 मिलीसेकेंड, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो पावर डिलीवर्ड इज half, मैं पूरा लिख देता हूँ, it is energy upon time. Energy is half CV square upon time, half 40 माइक्रो मतलब 10 पावर -6, V था 3000, 3 into 1000 उसका स्क्वायर, 9 into 10 raised to 6, पावर 6 कैंसल, प्लस माइनस गया, टाइम था 2 मिलीसेकेंड्स, मिली मतलब 10 पावर -3, कैंसल कैंसल एंड 10 करेक्ट। तो 9 into 10 और 10 raised to ऊपर, तो 9 into 10 raised to 4, क्या क्या राइट। तो अब एक काम करना, ऊपर कितना बचा था 90, ऊपर 90 था, ये 10 raised to -3 ऊपर आया तो 10 raised to +3 आ गया, बस 10 raised to +3 किलो। तो हाउ मच इज द पावर डिलीवर्ड, 90 किलोवाट, ऑप्शन नंबर बी। Next question. A parallel plate condenser. Parallel plate condenser मतलब parallel plate capacitor. You have a parallel plate capacitor is filled with two dielectrics as shown. Area of the plate, area of each plate, दो प्लेट है तो एरिया कितना है A, ऊपर की प्लेट का और नीचे की प्लेट का A मीटर स्क्वायर। The separation is T मीटर, मतलब इन दोनों प्लेट्स में डिस्टेंस कितना है T मीटर। तो बेसिकली इससे सेपरेशन इज T मीटर, मतलब ये डिस्टेंस बताया आपको, दिस इज T। The dielectric constants are K1 and K2 respectively. Its capacitance in farad will be, simple question. How much is this area? So you are dividing on area. So this capacitor and this capacitor, they are in parallel. They are in parallel. So मैंने बता दिया था वैसे parallel का क्या आएगा आंसर, but we will still solve. General formula K A epsilon 0 by T.
राइट, टी या डी जो भी लिखना होगा वो। तो C1 विल बी K1 A1, लेकिन A1 इज A/2 एप्सिलॉन 0 बाय D। D की जगह पे T बोला है तो हम बोलेंगे T। ओके, T। C2 will be equal to K2 A/2 एप्सिलॉन 0 बाय T। पैरेलल में अगर दो कैपेसिटर हो तो व्हाट इज इक्विवेलेंट? C1 प्लस C2। तो दोनों में क्या कॉमन है? A/2 एप्सिलॉन 0 बाय T K1 प्लस K2। तो ये आना चाहिए A एप्सिलॉन 0 कहीं तो होगा, ढूंढो। A B C D A एप्सिलॉन 0 T और 2 K1 प्लस K2। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। Here 5 capacitors, each of capacitance value C are connected as shown in figure। मतलब हेक्सागन है नहीं, पेंटागन है। We have 5 sides, so this is pentagon। The ratio of capacitance between P and R, ratio of capacitance between P and R and between P and Q। मतलब P और R, पहले इसमें आप फाइंड करो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, राइट। पहले किसमें फाइंड करेंगे? P एंड R में। फिर किसमें फाइंड करेंगे? P एंड Q में। फिर क्या करेंगे? रेशियो लेंगे। तो रिमेंबर दिस, हमको क्या करना है? हमको यहाँ पे P और R में क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट। किसमें P एंड Q। फिर किसमें फाइंड करना है? P एंड R। तो दोनों हम लोग एक एक करके दोनों कर लेंगे फाइंड। तो सबसे पहले P एंड R का देख लेते हैं। इट इज सिंपल। P एंड R, यस, P एंड नहीं, सीरीज में कभी भी पहले ना, नेवर बी इन हरी। पहले थोड़ा सा एक लॉजिकल वे होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, इज अ प्रॉपर मेथड। ये सारे के सारे सीरीज में है, वो सब कुछ पता है। दिस इज नॉट हाउ इट इज डन। किसने पूछा है? P और R। पहले P और R को मार्क करो। अब P और R मतलब ये तीन जो है ये आ गए सीरीज में। किसमें आ गए? सीरीज में। तो these three are in series and these two are in series। ये बोल दूंगा मैं सीरीज कॉम्बिनेशन 1, इसको बोल दूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन 2। Three capacitances of the same value in series C/3। So CS1, this will be C/3, this will be C/2। अब ये C/2 और ये C/3 इन पैरेलल, क्योंकि ये CS2 ये P और R में है और ये CS1 ये भी P और R में है। तो CS1 and CS2 are in parallel, और if they are in parallel, what is equivalent? तो CS1 प्लस CS2, तो ये कौन है? C इक्विवेलेंट। लेकिन इक्विवेलेंट किस में है? P एंड R। तो ये कितना है? C/2। ये कितना है? तो कितना है? 5C/6। करेक्ट है, नथिंग रॉन्ग। 5C/6। ओके, गुड। देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग हियर, सब सही चल रहा है। देन बिटवीन P एंड Q, ये तो और भी इजी। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4 इन सीरीज। इसको बोल दो CS1। तो कितना आएगा? C/4। और ये जो C है पैरेलल, ये C और ये CS1, तो जब एक ही CS है तो मैं CS बोल दूंगा, सिंपल। तो नाउ C एंड CS आर इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q इक्वल टू C प्लस CS, C प्लस C/4 विच इज 5C/4। आपको क्या पूछा है? रेशियो। तो किसका PR एंड PQ, तो CPR अपॉन CPQ। ये कितना था? ये कितना है?
नहीं 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 5c/4 पक्का? यस ओके 5c/4 5c आंसर। जस्ट अ मिनट, ये 5 दिख नहीं रहा था तो उसको पहले 5 दिखाएंगे। 4/6 मतलब 2/3 2/3 2/3 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान वापस से यहाँ पे, because this is again important question. In the circuit shown in the figure, the potential difference across 4.5 microfarad capacitor is। मैं आपको इसको पहले तो फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको ओरली सॉल्व करेंगे। 4.5 माइक्रोफैराड, इसको नाम दे देते हैं, लेट अस से C1, इसको बोल देंगे C1, इसको बोल देंगे लेट अस से C2, इसको बोल देंगे C3। आपको पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रोफैराड। तो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, अक्रॉस कैपेसिटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड कर लो। C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, तो C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको लिखेंगे CP, that will be C2 plus C3। what is C2? 3। what is C3? 6। so what is total? 9। तो इसका मतलब what does that mean कि मैं इस सर्किट को ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे दो कैपेसिटर दिखा देंगे, एक 4.5 माइक्रोफैराड का और एक 9 माइक्रोफैराड का, which is connected across a battery of 12 volt। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर एंड यहाँ पे एक कैपेसिटर एंड यू हैव अ 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी। तो यू हैव अ कैपेसिटर, यू हैव अनदर कैपेसिटर, यू हैव अ कैपेसिटर, यू हैव अनदर कैपेसिटर, यू हैव अ बैटरी। बैटरी का कितना वोल्टेज है? 12 वोल्ट। ये कितना है? 4.5 माइक्रो। ये कितना है? 9 माइक्रो। इसको नाम दिया था हमने C1, इसको नाम दिया है CP। अब अच्छे से सुन लो, ये सुन भी लो, समझ भी लो, और ये नहीं करना है ये भी पता कर लो। वी आर नॉट सपोज टू डू ऑल दिस थिंग, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता उतना करने का। पर नॉर्मल मेथड है ये, मैं आपको फुल फ्लेज कन्वेंशनल मेथड, हर एक बुक में ऐसा कुछ दिया होगा तो पता होना चाहिए। किसके अक्रॉस फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस? C1। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस C1 के अक्रॉस फाइंड करना है तो C1 छोड़ के कौन बचा? CP। तो ऊपर कौन लिखोगे? CP, नीचे आएगा C1 प्लस CP इंटू टोटल पोटेंशियल। अगर आपको पूछा होता CP के अक्रॉस तो C1 अपॉन C1 प्लस CP इंटू V। व्हाट इज CP? 9 माइक्रोफैराड ऑफ कोर्स। व्हाट इज दिस? 4.5 प्लस 9, V कितना है? 12, करेक्ट। तो 9 अपॉन 13.5 इंटू 12, 12 9 जा 108 अपॉन 13.5, 13.5 इंटू 8 इज 108। तो ये कितना आ गया? 8 वोल्ट। कितना आ गया? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट है क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ठीक, एक चीज अच्छे से समझ लो। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना है? 9। इमेजिन अगर ये 4.5 आता, ये भी 4.5, ये भी 4.5, दोनों ने मिल बांट के आधा आधा लिया, 6 and 6। ऐसा नहीं है। ये कितना है? 4.5, ये कितना है? 9। रेशो क्या है? 1:2। तो ये भी 1:2 में डिवाइड होगा। लॉजिकली सिंपल चीज, ये भी 1:2 में डिवाइड होगा, क्योंकि ये 4.5 है और एक कौन है? 9। तो डिवाइड कैसे होगा? 1:2। मतलब 12 वोल्ट का 1:2 कैसे निकालते हो? व्हाट इज, हाउ डू यू फाइंड आउट रेशियोज? अरे 1:2 मतलब 1/3 इंटू V और 2/3 इंटू V। 1:2
मतलब 1/3 इंटू वी एंड 2/3 इंटू वी, करेक्ट, राइट। 1:2 का मतलब पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर वो है, करो फिर पूरा आपके ऊपर। गुड। व्हाट इज वी? 12. व्हाट इज 12/3? 4. व्हाट इज वी? 12. 12/3 4 into 2 is 8। हमारा उल्टा आंसर आया कि नहीं? कितना मिलना चाहिए था यहाँ पे? 8। यहाँ पे कितना मिलना चाहिए था? 4। क्या मिला हमको? उल्टा। लॉजिकली स्पीकिंग, डू यू रिमेम्बर द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस? याद है? C is equal to Q by V। दोनों किस में है? सीरीज में। सीरीज में चार्ज क्या होता है? सेम। तो C is proportional to 1/V। तो V is proportional to 1/C। जिसका C कम उसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा। तो रेशो तो ऐसे ही आएगा 1:3 एंड 2:3। तो 1:3 ऑफ 12 कितना होता है? 4। 2:3 कितना होता है? 8। कैपेसिटेंस जिसका कम 4.5, तो ज्यादा किसके पास जाएगा? इसके पास। तो 8 किसके पास जाएगा? 4.5। और 4 किसके पास जाएगा? 9, राइट। तो वैसा भी कर सकते हो, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट बेसिक आइडिया। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, इट्स नॉट डिफिकल्ट। पैरेलल में 3 और 6 9, 4.5 एंड 9। 4.5 by 9 is 1:2। मतलब वोल्टेज का स्प्लिटिंग भी वैसा होना चाहिए। और आपको पता है रेशियोज कैसे डील करते हो। 1:2 मतलब क्या करेंगे? मतलब 1/1+2 1/3 एंड 2/1+2 मतलब 2/3। तो एक वोल्टेज ड्रॉप होगा 1/3 ऑफ टोटल, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा 2/3 ऑफ टोटल। 1/3 ऑफ टोटल, टोटल कितना था? 12। 12/3 कितना? 4। 2/3 ऑफ टोटल मतलब 8। 8 एंड 4 ऐसा स्प्लिटिंग हुआ। 12 का 8 और 4। लेकिन 8 उसको मिलेगा जिसका कैपेसिटेंस क्या है? कम। कौन कम है? 4.5। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 capacitors of capacitance 3 microfarad, 10 microfarad and 15 microfarad are connected in series to a voltage source of 100 volt। 3 कैपेसिटर है, 3, 10 और 15 सीरीज में है। दे आर कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स। द चार्ज ऑन 15 माइक्रोफैराड इज। सबसे पहले तो ये समझ लो, अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में है तो सीरीज में चार्ज सब पे सेम होता है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि चार्ज आप एक पे फाइंड करो या पूरे के पूरे इक्विवेलेंट पे फाइंड करो, क्या आएगा? सेम। तो चार्ज विल बी सेम। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। गुड। तो हमारे पास कितने कैपेसिटर थे? 3, 1, 2 एंड 3 कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। तो ये आ गया आपके पास बैटरी। ये आ गया पहला कैपेसिटर C1। कितना वैल्यू? 10 पक्का। ये आ गया दूसरा। ये आ गया तीसरा। लुक 3, 10 एंड 15। तो C1 की वैल्यू थी 3, ये था 10, ये था 15 और ये है 100 वोल्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हो? 1/CS, 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3। 1/CS, 1/C1 3, then 10 and then 15। करेक्ट। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले किसी भी दो को सॉल्व करो। सॉल्व दिस। 25 प्लस 10, सॉरी 15 प्लस 10 25 अपॉन 150 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 50। ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 50 कर लिया। 50 अपॉन 150 प्लस 25 बाय 150, 75 बाय 150, 1 जा एंड 2 जा। तो CS इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। क्योंकि वो माइक्रोफैरड थे सारे के सारे, तो ये भी माइक्रोफैरड। तो 2 माइक्रोफैरड का आ गया इक्विवेलेंट। आपको पता है क्या? पता है CS इक्वल टू Q बाय V। तो Q इक्वल टू CS इंटू V। अब मैं QS लिखूं तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सीरीज में जितने भी है सब पे सेम है। CS कितना है? 2 माइक्रो मतलब 10 पावर -6 और ये था 100 मतलब 10 पावर 2। तो 2 इंटू 10 पावर -4 या तो 0.2
इंटू 10⁻³ मतलब 0.2 मिली कूलम। तो ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए 2 × 10⁻⁴। माइक्रो में दिया है, डजंट मैटर, तो ठीक है, माइक्रो में दिया तो और भी इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि ये 100 का 100 इंटू 2 कितना है 200, 10⁻⁶ कितना है माइक्रो, तो यार ये आंसर माइक्रो कूलम। कितना माइक्रो कूलम? 200। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the effective capacitance between points x and y? तो रिमेंबर हमने ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है ऑलरेडी विद रेजिस्टेंसेस। ऐसे टाइप का ये नहीं, मैंने आपको बताया था जब तक वायर सेम हो पोटेंशियल सेम होता है। मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा लाइन सेम था। जब भी ये पूरा लाइन सेम हो तो पोटेंशियल एवरीवेयर इज सेम, ए ए ए, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। क्यों नहीं है? बीच में कंपोनेंट आ गया। द मोमेंट यू हैव अ कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब कैपेसिटर या फिर रजिस्टर, तो अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अब नहीं है, बोला है क्या? बोला है ए और बी, करेक्ट, राइट। थोड़ा सा डिटेल, अच्छे से डिटेल समझ लो। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमारे पास क्या था? हमारे पास थे 3 कैपेसिटर या 3 रेजिस्टेंस, या शायद हमने दोनों ही सॉल्व किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों के लिए आता है, कैपेसिटर के लिए भी आता है, रेजिस्टेंस के लिए भी आता है, दोनों के लिए। तो ऐसा है, या तो कैपेसिटर होगा या फिर रेजिस्टर होगा, राइट। फिर जैसे यहां से कनेक्शन निकला वैसे ही यहां से एक कनेक्शन था, डायरेक्ट एक वायर था, बीच में कुछ भी नहीं था। फिर यहां से भी एक कनेक्शन था, डायरेक्ट वायर था, बीच में क्या था? नथिंग। व्हाट वाज देयर? एब्सोल्युटली नथिंग। तो इस केस में अगर ये ए पॉइंट है तो ये पूरा का पूरा लाइन कौन सा है? ए है। अगर ये बी पॉइंट है तो पूरा का पूरा लाइन क्या है? बी है। तो पहला कैपेसिटर है बिटवीन ए एंड बी, दूसरा कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी, तीसरा कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी, तो तीनों आर इन पैरेलल। तो व्हाट विल बी द आंसर? 3C, क्योंकि पैरेलल में तीनों क्या होता है? एडिशन, करेक्ट। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो वैसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। तो हाउ इट इज? यू पुट अनदर, द मोमेंट यू पुट अ कैपेसिटर हियर, जैसे ही यहाँ कैपेसिटर आया तो अब यहाँ पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा, देयर विल बी ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि कैपेसिटर ने पोटेंशियल में ड्रॉप कर दिया। ये बन गया कौन सा पॉइंट? बी पॉइंट, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। सिमिलरली इस पॉइंट को क्या बोला है? डी, और यहाँ पे भी एक क्या रख दिया? कैपेसिटर। तो अब ये भी पूरे लाइन का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। ये कौन सा पॉइंट बन गया? सी पॉइंट। यहाँ पे बोला है x, यहाँ बोला है y। आपको बोला है x और y में इक्विवेलेंट कितना है वो बताओ, और गिवन हर एक की वैल्यू कितनी है? नहीं, अलग अलग वैल्यू है, 6 6 6 20 एंड 6। तो ठीक है, 4 1 2 3 4 4 6 के है एंड अदर इज 20। नाम दे देते हैं C1 C2 C3 C4 एंड C5। तो नाम दे देंगे। सो क्या बोला है? C1, फिर C3, फिर C2 C5 एंड दिस इज C4। गुड। अब इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ करोगे? सिंपल, व्हीटस्टोन नेटवर्क याद है क्या? भाई याद है? व्हीटस्टोन नेटवर्क में क्या था? 4 रेजिस्टेंस थे, 5वां गैल्वेनोमीटर था। ए और बी में एक, ए और बी में एक, बी और सी में एक, बी और सी में एक, ए और डी, ए एंड डी, यहाँ पे तो वैसा है नहीं, राइट, करेक्ट। देखते हैं, वी विल सी। तो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। तो पहले इसको ड्रॉ करो फिर देखेंगे। अब नाम दे देंगे इसको, we will give it some name, of course we'll give it some name, A and B। अगर इसको A बोलता हूँ, इसको B बोलता हूँ, तो A और B में एक। C and B you have one, इसको C बोल दे। फिर बचा कौन? B।
करेक्ट। ए से क्या निकला x और डी से क्या निकला y। तो एक काम करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के लिए, हमारे कंफर्ट के लिए इसको उल्टा कर दो, डजंट मैटर, ऐसा कर लो। ए और बी में एक, ए और बी में एक, ए और सी में एक, ए और सी में एक, देन बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी यू हैव वन हियर, इन दोनों के बीच में, तो यू हैव वन हियर बिटवीन बी एंड सी, देन बी एंड डी, बी एंड डी, एंड लास्टली सी एंड डी, सी एंड डी, करेक्ट, राइट। व्हीटस्टोन्स नेटवर्क बैलेंस कब होगा, जैसे R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 था, वैसे ही C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4 आया, तो वो होगा बैलेंस। अब वो होगा कि नहीं देखते हैं। बट रिमेंबर, थोड़ी सी भी गलती की तो गए, इवन अ स्लाइटेस्ट मिस्टेक विल गिव यू नेगेटिव हियर। तो यहाँ पे गलती करने का कोई स्कोप ही नहीं है, रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे आ गया। अब नाम कैसे दिए थे, ए और बी में कौन, तो ये कौन है C1, देन यू हैव बी एंड डी, बी एंड डी में कौन C2, तो ये कौन है C2, देन ए और सी, ए एंड सी C3, C3, देन सी एंड डी, सी एंड डी C4, एंड दिस इज C5। एंड इफ यू रिमेंबर, ये सारे के सारे थे 6, this was 6, this was also 6 microfarad, this was also 6 microfarad, and this is also 6 microfarad, so बीच में था 20, right? तो well by the way, C1 upon C2 मतलब 6 upon 6 1 equal to C3 upon C4, मतलब नेटवर्क क्या है, बैलेंस है। Do you remember, जब नेटवर्क बैलेंस हो तो do you remember when the network is balanced, ये जो बीच का B से C का है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं, it is as good as it is not there, क्योंकि करंट जाएगा नहीं। तो these two are in series and these two are in series, इसको बोलता हूँ CS1, इसको बोलता हूँ CS2, दो सेम वैल्यू सीरीज में C/2, तो CS1 will be C/2, 6/2, कितना 3 माइक्रोफैरड। सिमिलरली CS2 will be again C/2, मतलब कितना 3 माइक्रोफैरड, और ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो फाइनल इक्विवेलेंट, क्योंकि ये क्या था Y, ये क्या था X, तो फाइनल इक्विवेलेंट विल बी CS1 प्लस CS2, तो कितना 6 माइक्रोफैरड, ऑप्शन नंबर गुड, वेट सही है। बट एवरी क्वेश्चन कम्स विद अ ट्रिक। तो अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क है, तो जो मिडल का कैपेसिटर था वो तो नहीं है, करेक्ट, तो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो सबकी सेम थी, वही आएगी। सबका कितना था 6, so what is equivalent 6। तो अगली बार सॉल्व नहीं करना, इफ आई चेंज द वैल्यू, इफ आई से दिस इज 16, दिस इज 16, दिस इज 16, दिस इज 16, व्हाट इज द आंसर 16, अगर बैलेंस है तो, राइट। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस ट्रिक ना। वन मोर थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर, क्योंकि क्या होता है हमको नॉर्मली व्हीटस्टोन नेटवर्क में दिमाग में क्या होता है, A B C D, राइट, A B C एंड D। तो हम हमेशा मिडल बैंड जो होता है गैल्वेनोमीटर कहाँ लगाते थे, B से D में, यहाँ पे कौन है C, कैसे आइडेंटिफाई किया, ये जो मिडल, दिस वन, दिस इज द मिडल ब्रांच, कौन सा C5, C5 क्या है मिडल ब्रांच, मिडल ब्रांच मतलब ये डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स है B एंड C, so this is how you need to remember।